हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले कई दिनों से मैं अपने गांव में हूं और यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब वाइट बोर्ड नहीं है, जिस वजह से मैं पिछले कई दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आज मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस ऑडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन ह्रास। कक्षा 12 अकाउंटेंसी के अंतर्गत एक चैप्टर है डिप्रिसिएशन ह्रास कमी। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें जानेंगे कि ह्रास होता क्या है, ह्रास के कारण क्या होते हैं, ह्रास क्यों लगाया जाता है, इसके लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों से आप ह्रास निकाल सकते हैं, ह्रास और प्रचलन उच्चावचन में अंतर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ह्रास है क्या, ह्रास होता क्या है। जैसा कि नाम से लग रहा है, ह्रास कमी, किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उसको ह्रास कहते हैं। किसी भी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से धीरे धीरे होने वाली अस्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है, कोई संपत्ति है, उसका निरंतर प्रयोग होगा, समय बीतेगा तो निश्चित रूप से उसमें उसके मूल्य में कमी आएगी। इसी मूल्य की कमी को ह्रास कहते हैं, है ना। चाहे जो व्यवसाय हो उसमें कुछ अस्थायी संपत्तियां होंगी, जैसे भवन हो गया, मशीनरी हो गई, मोटर गाड़ी हो गई, फर्नीचर हो गया। ये फिक्स एसेट्स हैं और समय बीतेगा तो इनमें कमी आती है ना। एक समय ऐसा आएगा कि इस वस्तु का जो मूल्य होगा, उस पर्टिकुलर वस्तु का जो मूल्य होगा, वैल्यू होगी, वो शून्य के बराबर हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जाना कि ह्रास क्या होता है। आर्यन कार्टन ने कहा कि एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे एवं अस्थायी कमी को ह्रास कहा जाता है। जबकि विलियम पिकिल्स ने कहा ह्रास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग के कारण होने वाली कमी है। क्या कहा उन्होंने? डिप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिप्रेशन इज वैल्यू ड्यू टू यूज। बार्टली बाय ने कहा यह एक सामान्य बात है कि अस्थायी संपत्तियां जैसे संयंत्र, मशीनरी, भवन, फर्नीचर आदि जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनके मूल्य में कमी आती जाती है और व्यवसाय में निरंतर प्रयोग में आने से व्यर्थ हो जाते हैं। ये जे.आर. बार्टली बाय ने कहा। तो इस तरह से अगर उपयुक्त परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि संपत्ति के मूल्य में जो कमी उसके निरंतर प्रयोग होने के कारण, समय व्यतीत होने के कारण, संपत्ति के पुराने होने के कारण, उसके मूल्य में परिवर्तन होने के कारण या नए आविष्कार आ जाने के कारण होती है, उसे ह्रास कहते हैं। अब देखते हैं कि ह्रास के कारण क्या है। जैसा कि इसकी परिभाषा से लग रहा है कि किसी भी अस्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग से उसमें जो कमी आती है उसे ह्रास कहते हैं। तो पहला कारण यही है कि संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण उसमें होने वाली घिसावट, उसमें होने वाली कमी। कोई भी संपत्ति होगी, अगर उसका निरंतर प्रयोग किया जाएगा उसमें टूट फूट होगी, घिसावट होगी, इसलिए उसके मूल्य में धीरे धीरे कमी होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि संपत्ति का जो कुल मूल्य है वो शून्य हो जाएगा। अर्थात वह मशीनरी, वह स्थायी संपत्ति बेकार हो जाएगी, उसमें कार्य करने के कोई भी गुण नहीं होंगे, तो शून्य हो जाएगी, उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी।
तो कोई भी वस्तु, पहला कारण ह्रास का यही है कि किसी भी स्थायी संपत्ति का अगर निरंतर प्रयोग किया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो पहला कारण यह है निरंतर प्रयोग। दूसरा है समय की समाप्ति। बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं जो एक फिक्स्ड समय के लिए, एक फिक्स्ड अवधि के लिए होती हैं। जैसे कोई पेटेंट आपने करा लिया है, पट्टा करा लिया है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, एक समय आएगा 5 साल बाद वो वैल्यू आप जीरो हो जाएगी, है ना, उसका समय ख़त्म हो जाएगा, तो उसका जीवन काल निश्चित होता है। ऐसे जैसे कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट आपने कराया 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, पेटेंट है, पट्टा है, ट्रेडमार्क है, तो एक ऐसा समय आएगा उसकी वैल्यू, वो जीवन अवधि जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ये कारण ये होता है समय की समाप्ति। इसके अलावा कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो समय के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे खदान हो गया, खाने हो गई, खनिज खदान हो गया, तेल हो गया, तेल के कुएं मतलब, जंगल हो गए, ये स्थायी संपत्तियां एक समय ऐसा आएगा, ये प्राकृतिक संपदाएं हैं, समय के साथ इनसे पदार्थ निकलता रहेगा, तो ये घटते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये किसी काम के नहीं होंगे। किसी काम के होने का मतलब ये है कि आपके काम के नहीं रह जाएंगे, तो आपको इनका परित्याग करना पड़ेगा। जैसे कोई खान है, खदान है, गिट्टी उसमें से कुछ निकलता है, कोयले की खदान है, अब कोयला निकल रहा है, अगर कोयला वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो किसी काम का नहीं होगा, तो जो मूल पदार्थ है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी ह्रास होता है। एक और बहुत बड़ा कारण है अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब किसी नए आविष्कार के आ जाने के कारण पुरानी मशीनरी, पुरानी संपत्तियां आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं। कोई टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी, अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, प्रचलन से बाहर हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है ह्रास का अप्रचलन। अप्रचलन के कारण भी ह्रास का लेखा किया जाता है। ह्रास का ये महत्वपूर्ण कारण है ना। जैसे कंप्यूटर ले लिया है, बहुत सारी चीज़ मशीनरी का, टाइपराइटर था, टाइपराइटर हर जगह यूज होता था, अब कंप्यूटर ने उसकी जगह ले ली है। तो इस तरह से अप्रचलन के कारण कुछ मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। तो ये कुछ कारण है। दुर्घटना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अस्थायी संपत्तियां हैं, भवन हो गया, मोटर गाड़ी हो गई, अगर एक्सीडेंट के कारण उस मोटर वाहन में कोई टूट फूट होती है तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो एक महत्वपूर्ण कारण है। ये महत्वपूर्ण कारण है ह्रास के। अब आवश्यकता क्या पड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ह्रास लगाने का क्या उद्देश्य होता है, क्या आवश्यकता पड़ी, हमको ह्रास की गणना करनी पड़ेगी। ह्रास की गणना क्यों करेगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी ह्रास का लेखांकन, ह्रास की गणना क्यों करे? तो उसके लिए कई चीज़ें हैं। अगर ह्रास का लेखांकन नहीं होगा, ह्रास की गणना नहीं की जाएगी, तो निश्चित रूप से आपका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान नहीं हो पाएगा। मशीनरी वर्क कर रही है, 5 लाख की मशीनरी है, पर ईयर उसमें कुछ न कुछ कमी आएगी, और अगर उसका लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद अचानक आपको उस मशीनरी को अगर चेंज करना है तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा, और अगर प्रति ईयर आप उसमें उसकी गणना करते जाएंगे ह्रास की, कि इतना पर ईयर ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, और उसका आयोजन कहीं से आप कर ले रहेंगे, कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस मशीनरी के लिए, तो व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए हमको ह्रास लगाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सही वित्तीय स्थिति जानने के लिए, वित्तीय स्थिति जानने के लिए मतलब आपका बैलेंस शीट सही कंडीशन, व्यवसाय की सही कंडीशन को प्रदर्शित करे। कैसे करेगा? अगर आपने आज व्यापार शुरू किया, उसमें 10 लाख की मशीनरी लगाई, 5 साल बाद आप वहाँ पे आपकी मशीनरी की वैल्यू आज भी आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, आप बिल्डिंग की वैल्यू आज भी वही लगा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में उस मशीन की वैल्यू, उस फर्नीचर की वैल्यू उतनी नहीं है जितना आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं।
तो आपके जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति है वो नहीं है जो आपका बैलेंस शीट शो कर रहा है, इसलिए ह्रास लगाने की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ह्रास दिखाते जाएंगे, ह्रास का लेखा करते जाएंगे, तो बैलेंस शीट में भी उसको दिखाएंगे आप। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जो ह्रास लगाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके कारण ह्रास लगाना जरूरी हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अगले वीडियो में हम लोग ह्रास, अप्रचलन और उच्चावचन में क्या अंतर है इसको देखेंगे, और ह्रास लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या लेखे किए जाएंगे उसको देखेंगे। तब तक अभी कुछ दिन मैं गांव में हूँ, तब तक आप लोग थियरी पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे ही हम पहुँचेंगे इंस्टीट्यूट पे तो वहाँ से हम जो है वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, जिससे आपको उसका बेनिफिट जैसे लॉकडाउन पीरियड में मिलता रहेगा। थैंक यू।